गाइस, आज मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या होता है कि एक मिस्टर केविन होते हैं। अब क्या होता है कि केविन और उनकी वाइफ जो है इंडिया में एक बच्चे को कुछ टाइम पहले जन्म देते हैं और उस बच्चे को ना इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। वहीं दूसरी जगह मिस्टर पीटरसन होते हैं और उनकी वाइफ होती है और वो भी इंडिया में जन्म देते हैं एक बच्चे को, जो कि अभी 2025 की घटना है। लेकिन उनको उनके बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब ऐसा क्या था खास कि केविन को उनके बच्चे की सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाती है और वहीं पीटरसन को उनके बेटे की सिटीजनशिप इंडिया की नहीं मिलती। अब आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है और किन किन कंडीशंस में आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब देखिए गाइस, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफाइन करता है टोटल आपका 5 तरीके से जिससे आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। अब मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो एक है बर्थ, दूसरा है आपका डिसेंट, ठीक है, और उसके बाद तीसरा है आपका रजिस्ट्रेशन, चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन और पांचवा है आपका इनकॉर्पोरेशन। अब हम हर एक सेक्शन को डीपली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। सबसे पहले हम देखते हैं बाय बर्थ से। जी हाँ, अब देखिए, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि केविन के बेटे को मिल गई थी और वहीं पीटरसन के बेटे को नहीं मिली थी। अब ऐसा क्यों था? देखिए क्या हुआ था, 1 जुलाई 1987 से पहले, हाँ ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी बच्चा इंडिया में, चाहे वो फॉरेन नेशनल का हो, इंडिया में अगर वो पैदा होता तो उसके पास राइट होता था इंडियन सिटीजनशिप बनने का, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाता था, नो मैटर उसके पेरेंट का क्या स्टेटस था। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और ये डेट कब थी आपकी? 1 जुलाई 1987 पे, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1987 और 2004 के बीच का टाइम पीरियड। ये डेट्स याद रखना गाइस, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ कि इसमें फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पेरेंट का इंडियन होना ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इनमें से कोई एक का इंडियन होना ज़रूरी है, तभी आपके जो बच्चा इंडिया की बाउंड्री के अंदर पैदा होता था उसको इंडियन सिटीज़न कहा जाता था या फिर इंडियन सिटीज़न होता था वो। अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डेट क्या थी जिससे रूल्स चेंज हुए। इसमें क्या हुआ, आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद एक पेरेंट का होना तो ज़रूरी अभी भी था, लेकिन एक एडिशनल कंडीशन ऐड कर दी गई जिसमें बोला गया अदर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, मतलब इलीगल माइग्रेंट वो नहीं होना चाहिए, तभी उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें कि डेली बॉर्न सिटीजन अगर 2006 में कोई बच्चा पैदा होता है इंडियन मदर से और वहीं उसका फादर जो इलीगल माइग्रेंट है, तो वहाँ पे उस बच्चे को सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई कि बर्थ से कैसे सिटीजनशिप या फिर सिटीजन बनता है कोई इंडिया का। अब उसके बाद है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। मतलब क्या है कि कोई भी अगर बर्थ हुई है जो कि अब्रॉड में, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मतलब बाउंड्री इंडिया की जो भी बाउंड्री है उससे बाहर कोई बच्चा पैदा हुआ है, 1950 से पहले एज सच सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी कि इंडिया की, और ना ही ये कंसेप्ट था सिटीजनशिप का, क्योंकि तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया में थे, है ना, और ब्रिटिश के रूल के अंदर थे। लेकिन 1950 से 1992 तक क्या हुआ कि फादर मस्ट बी इंडियन सिटीजन एट बर्थ। मतलब क्या है, सपोज कोई बच्चा जो है अमेरिका में हुआ और उसके फादर जो है इंडियन है और मदर जो है किसी और नेशनल की है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चे के पास ये राइट होता था इंडियन सिटीजन बनने का। लेकिन 1992 के बाद ये जो फादर वाला कंसेप्ट था इसको हटा के कर दिया गया ईदर पेरेंट, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, कंपलसरी नहीं है कि वो फादर ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2004 में फिर से चेंजेस लाए गए इस वाले एक्ट में और कहा गया कि
रजिस्ट्रेशन एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर मैंडेटरी। मतलब क्या है, 2004 के बाद कोई भी बच्चा सपोज पैदा होता है, चाहे उसके फादर इंडियन हो या तो मदर इंडियन हो, 1 साल के अंदर ज़रूरी है रजिस्टर करवाना इंडियन कॉन्सुलेट में, तभी उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझिए। चाइल्ड बॉर्न इन यूएसए 2005 मस्ट रजिस्टर एट एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में जाके उसके पेरेंट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने चाइल्ड का बर्थ। ठीक है, अब उसके बाद सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 5 में कवर होता है। और इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं? इसमें PIOS, स्पाउजेस मतलब कि सपोज ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ, और उसके बाद माइनर्स के राइट को ये डिसाइड करता है कि उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया 7 ईयर्स, 7 साल से ज़्यादा जो लोग इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं उसके लिए ये लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पाउस जो इंडियन सिटीजन से शादी की है जिन्होंने, और जो इंडिया में रह रहे हैं 7 साल से ज़्यादा। गाइज ये वाली इंपॉर्टेंट है सबसे। एज मतलब एज क्या कि टाइम 7 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब और उसके बाद नेक्स्ट है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। मतलब क्या है? माइनर चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडियन सिटीजन्स हैं वो इसके तहत कवर होंगे। और क्या तरीका होगा? सबमिशन होगा, स्क्रूटिनी होगी, मतलब एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे उसकी स्क्रूटिनी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूव करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है या फिर कौन से मैटर से डील करता है सिटीजनशिप का सेक्शन। अब सेक्शन 6 है जो कि नेचुरलाइजेशन से डील करता है। अभी तक आपने समवॉट रिलेटेड इंडियन सिटीजन्स की बात की। मतलब कैसे कि देखिए, अगर कोई भी बंदा इंडिया में बॉर्न हुआ उसकी बात हो गई, बॉर्न अब्रॉड भी हुआ लेकिन वो इंडियन या तो उसका फादर था या तो मदर था। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं लिंक था इंडिया से। कैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOS, यही तो मैंने बताया ना आपको, तो सेम वो कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक्ड है। अब नेचुरलाइजेशन में फॉरेनर्स की बात की जाती है जिसमें कहा जाता है कि एक फॉरेन नेशनल जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है सर्टेन कंडीशंस के तहत। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन। अगर उनको लगता है कि इस बंदे को नहीं देना चाहिए तो वो मना भी कर सकते हैं। वो आपका एक राइट नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इन डेप्थ में आपसे शेयर करूं कि नेचुरलाइजेशन से कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होती है। इसमें पहले कंडीशन तो सबसे पहले कि एटलीस्ट 12 साल तक इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, इंडिया में एटलीस्ट 12 साल तक, और जिसमें सपोज आज किसी ने अप्लाई किया तो इससे 1 साल पहले से वो कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना चाहिए। ये वाली कंडीशन बहुत ज़रूरी है फुलफिल करना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कि अगर वो कहीं और भी सिटीज़न है किसी और कंट्री में तो वो वाली कंडीशन सिटीजनशिप उसको रिनाउंस मतलब गिव अप करनी पड़ेगी। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है तो जो पुरानी वाली सिटीजनशिप है वो हटानी पड़ेगी। और उसके बाद इंडियन लैंग्वेज और गुड कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और गुड कैरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद कि एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है आपकी? हिंदी, तमिल, बंगाली, ऐसी लैंग्वेजेस हैं। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सपोज कोई कैनेडियन आर्टिस्ट है, वो 12 साल पिछले से रह रहा है इंडिया में और गुड कैरेक्टर का है और उसने अपनी प्रायर सिटीजनशिप गिव अप कर दिया तो वो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। ठीक है, अब सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इस वाले का क्लासिक एग्जाम्पल है जब हमने क्या था, पौंडीचेरी के जो वो 1962 में इंक्लूड हुआ था एज इंडियन टेरिटरी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ ऑप्शन दिया गया था वहाँ के रेजिडेंट्स को कि आप इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यू टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन ग्रांट सिटीजनशिप टू रेजिडेंट्स, ऑटोमेटिकली जो है सिटीजनशिप मिल जाती है। कब? जब फॉरेन टेरिटरी हमारे भारत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है,
और उसके बाद ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है जहाँ पे कन्फर किया जाता है सिटीजनशिप का राइट वहाँ के लोगों को। अब यहाँ चाहे पौंडीचेरी हो या गोवा या फिर सिक्किम, इन सब चीज़ों में इंडिया ने जब टेरिटरी एक्वायर की थी तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ के सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन। अब अगर हम आगे बात करें कि लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे हो सकती है, देखिए ये 3 तरह से हो सकती है सिटीजनशिप लॉस में। पहली है कैसी, रिनंसिएशन, कि सपोज कोई XYZ है, अब यही गर्ल आपकी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये सपोज खुद से रिनाउंस कर दे कि मुझे इंडियन सिटीजन नहीं बनना। और टर्मिनेशन, अब सपोज ये कनाडा गई और वहाँ की सिटीजन बन गई तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप इससे छीन ली जाएगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक्वायर करने पे फॉरेन सिटीजनशिप इंडिया की सिटीजनशिप चली जाती है। और डेप्रीवेशन, अब डेप्रीवेशन का मतलब है कि सपोज सिटीजनशिप गवर्नमेंट कैसे कैंसिल कर सकती है कि अगर उस बंदे ने किसी फ्रॉड से सिटीजनशिप ली थी, कोई फ्रॉड तरीके से हमारे भारतीय संविधान को डिसलॉयल्टी दिखाई थी, और जब युद्ध की सिचुएशन थी या फिर युद्ध हो रहा था तो इनलीगली ट्रेड किया था या फिर कम्युनिकेट किया था हमारी एनिमी से, तो इस कारण से भी सिटीजनशिप जा सकती है। और उसके बाद जब नेचुरलाइजेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फॉरेनर्स के लिए है ना। अगर वही फॉरेनर 5 साल के अंदर कोई 2 साल की सज़ा मिल जाए उसको, मतलब क्या है, सपोज आज से 5 साल कोई बंदा है उसको नेचुरलाइजेशन नहीं हुआ है 5 साल का, लेकिन उसको 2 साल की सज़ा हो गई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। ठीक है गाइस, ये हो गई लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। अब अगर मैं मोटा मोटा रिवाइज कराऊँ आपको तो आप मान के चलिए क्या 5 तरीके से आपकी जो सिटीजनशिप एक्वायर होती है। पहली बर्थ से, वो मैंने बता ही दिया, इंडियन बाउंड्री में अगर कोई बच्चे का बर्थ होता है तो वो वाली कंडीशन पे। डिसेंट से, डिसेंट मतलब अगर कोई बच्चा बाहर बॉर्न होता है इंडियन बाउंड्री से तो वैसे कैसे मिलेगी। रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर उनके स्पाउस या फिर माइनर इंडियन सिटीजन के, उनको कैसे मिलेगी। नेचुरलाइजेशन से मतलब क्या है, नेचुरलाइजेशन आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कि फॉरेनर्स को कैसे मिल सकती है। ठीक है, और एक और चीज़ है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब हमारा भारत में कोई दूसरा टेरिटरी खुद से आके इंक्लूड हो जाती है तो तब उसको इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है गाइज, ये 5 हो गए तरीके जिसमें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो गाइज अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर पूछना अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर करना उनको जो कि इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।